नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस और मैं हूं आपके साथ नफीसा। एक तरफ 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर बीजेपी ने 2 कदम प्रचार की ताकत को आजमाने की कोशिश की है, तो वहीं सत्ता पक्ष को ललकार रहा है विपक्ष। पटना के अंदर एकजुट हुआ विपक्ष महारैली के जरिए ये चेतावनी दे रहा है कि इस बार आंधी चल चुकी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आंधी दिल्ली की हवा बदल देगी। चर्चा कर लेते हैं, निशांत वर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और समझते हैं कि महारैली में जुटी भीड़ के मायने क्या है, क्या ये वोटर्स में बदल पाएंगे। निशांत वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम पहली बार चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा ऐसे मुद्दे पर कर रहे हैं जो राजनीति में भूचाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी कि मैं सीधे तौर पर बात कर रही हूँ, बीजेपी ने 1 नहीं 2 नहीं 100 की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन 195 लिस्ट उम्मीदवारों की सामने रख दिए। तो दूसरी तरफ महागठबंधन देखने को मिला, महारैली बिहार के। और इस तस्वीर को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? राजनीति में क्या कोई करवट अब बदलने वाली है? निशांत वर्मा जी। नफीसा जी, दो तीन बातें हैं। लिस्ट जारी करना सीटें जीतना नहीं होता है। 195 क्यों, अभी तो वो 550 सीटें टोटल खुद के और एनडीए अलाइज की जारी करेंगे। तो ये कोई भारी भरकम बात नहीं है। समय खत्म हो रहा है। 10 मार्च या उसके आसपास कहीं ना कहीं घोषणा भी होने वाली है 2024 लोकसभा चुनावों की। तो ये बात अपनी जगह है। मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्लो चल रही है, धीमी चल रही है और बहुत सारी जगहों पे अपने उम्मीदवारों के नाम दे भी नहीं पा रही है। और कुछ जगहों पे तो नाम जो दिए गए हैं उन लोगों ने हाथ जोड़ के माफी मांग के अपने आप को एक्सक्यूज करके बाहर भी निकल गए हैं। तो यहाँ बैकफुट पे दिख रही है भारतीय जनता पार्टी और उनकी अलाइज पार्टियां। रही बात के, जब आप कहते हैं कि विपक्ष विपक्ष की ताकत, तो ये कोई कल गांधी मैदान में पहली बार देखने को नहीं मिला। आपने उत्तर प्रदेश में देखा, जहां कि कांग्रेस का बहुत ही कहा जा सकता है कि कम प्रभाव इस समय चल रहा है, वहां समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने क्या दमखम दिखाया, ये सबके समक्ष है। इसी तरीके से पिछले 2 वर्षों के अंदर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो कि हम गैर राजनीतिक मानते हैं उनके हिसाब से, लेकिन लोगों को जोड़ने की जो यात्रा है, अब गांधी मैदान में आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस का मिल करके किस तरीके का प्रतिसाद मिल रहा है। कुछ लोग ये सवाल जरूर कर सकते हैं नफीसा जी कि क्या भीड़ तंत्र ही वोट देता है। तो हाँ, भीड़ तंत्र अपने आप में बहुत जरूरी है। वोट लेना जो है वो एक अलग चीज है, क्योंकि भीड़ तंत्र तो हमने मोदी जी और योगी जी की रैलियों में भी देखा और ऐसी ऐसी जगह देखा योगी आदित्यनाथ की रैलियों में पिछले चुनावों में कई जगहों पे कि जहां वो भाजपा की सीटें हारी गई हैं। तो ये भीड़ तंत्र का एक अलग मतलब होता है। लेकिन जरूर आपके सवाल में एक पेचीदगी छुपी हुई थी, उसको मैं सॉल्व कर देता हूं कि विपक्ष और भारत दोनों मिलकर के इंडिया को जिताने में इस समय जुट गए हैं। सर, लेकिन देखिए, विपक्ष को लेकर कई तरीके की चर्चाएं थी कि विपक्ष कहीं ना कहीं बिखर रहा है। हम अगर नीतीश कुमार की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, लगभग विपक्ष एक साथ दिख रहा है। एक बड़े मंच पर देखने को मिला, लाखों की भीड़ देखने को मिली विपक्ष के साथ खड़ी हुई। अगर गांधी मैदान की बात करें तो सर, इस जो भीड़ दिखी, जो मंच सजा हुआ दिखा विपक्ष का, तो क्या मान लिया जाए कि विपक्ष बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी को चुनौती दे रहा है, हुंकार भर रहा है बीजेपी के खिलाफ? देखिए नफीसा जी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, यानी चुनावी राजनीति जो होती है, उसके अंदर गठबंधन की राजनीति जो है पिछले 20-25 वर्षों से बहुत आम हो गई है। 44 की संख्या तक पहुंच गया था एनडीए यानी भाजपा का गठबंधन, जो अब इस समय 39 पे है। 22 पार्टियों के साथ इस समय, जिसे पहले यूपीए कहते थे, अब आप आईएनडीआईए इंडिया कहते हैं। तो इस प्रकार के गठबंधन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, या लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। चाहे अकाली दल की बात कर लें, चाहे शिवसेना की बात कर लें, चाहे एआईएडीएमके की बात कर लें, ऐसी पार्टियां भाजपा का हाथ दामन छुड़ा करके भी गई हैं। तो उस प्रकार से अगर आईएनडीआईए इंडिया की बात करें तो जी हाँ, नीतीश बाबू ने अपना हाथ छुड़ाया है। कुछ एक आध लोग और भी छुड़ाने की फिराक में होंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये अकेला मापदंड बेंचमार्क नहीं होता है हिसाब लगाने का कि कौन आगे है कौन पीछे है। हिसाब लगाने की बात तो ये होती है नफीसा जी कि जुम्मा जुम्मा 24 घंटे के अंदर अगर पवन सिंह जैसा बड़ा भोजपुरी सिंगर अपने आप को आसनसोल की मिली टिकट से
गायब कर लेता है, ये कहते हुए कि मैं वहां लड़ नहीं सकता। गुजरात के उप मुख्यमंत्री गुजरात के उप मुख्यमंत्री रहे नितिन पटेल, जिन्होंने कम से कम 15 वर्ष मंत्री पद वहां संभाला, और नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी वो मंत्री हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट वाले। उन्होंने मेहसाणा से अपना नाम वापस ले लिया जब भारतीय जनता पार्टी ने मेहसाणा सीट पे उनको खड़ा करने की बात करी। तो ऐसे जब मुद्दे आपकी नजर के सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोग टिकट मिलने के बाद या नामांकन उनका पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी घोषित करने के बाद अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, ये ज्यादा जी बड़ा टॉपिक है बनिस्बत के विपक्ष क्या कर रहा जी सर, जैसा अभी आपने कहा उसी तरीके की तस्वीर हमें दिल्ली को देखने को भी मिली सर। दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, कई पुराने सांसदों के, पुराने दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं, और लेकिन उनके जो ट्वीट सामने आए, सियासत से संन्यास तक की कहानी, क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? गौतम गंभीर की अगर हम बात कर लें, डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर हम बात कर लें, संन्यास लेते दिख रहे हैं वो। है? वो संन्यास लेते नहीं दिख रहे हैं। जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि अब सीट नहीं निकलेगी, और अपनी नाक की इज्जत बचाने के लिए, पार्टी की नहीं खुद की इज्जत बचाने के लिए हट गए। गौतम गंभीर भारत के लिए बैटिंग करते थे, बहुत अच्छा पिच पे बैटिंग करते थे, लेकिन जिस तरीके का उनका रवैया रहा, जिस तरीके का उनका बिहेवियर उनकी खुद की जीती हुई दिल्ली की सीट पे रहा, उन्हें अंदाज आ गया था कि इस बार उन्हें नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने यूक्रेन से वापस लौटे हमारे बेचारे छात्रों के सामने हाथ खड़े होकर के नमस्ते करके स्वागत किया था, और एक भी छात्र ने उनको जवाब में नमस्ते नहीं किया था, उन्हें भी पता चल गया था कि अब ये नहीं चलने वाला। तो ऐसे लोग अपने आप पीछे हटे, और जिस प्रकार के आपने अन्य नाम देखे होंगे जिसमें निकाल दिया गया कि भाई इनको टिकट ही नहीं देना है, ऐसी लिस्ट तो बहुत फेरिस्त लंबी है। ब्रिजभूषण सिंह सरन तो अभी भी लटके हुए हैं। तो ये मैं जो देख रहा हूं, इसमें एक डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी, आपने वो कैप्शन से देखा होगा कि मोदी जी धन्यवाद कर रहे हैं भाजपा के नेतृत्व को, जिन्होंने उन्हें बनारस से फिर लड़ने के लिए कहा है। हम तो यही नहीं समझ पा रहे कि अगर मोदी जी किसी ऐसे नेतृत्व को धन्यवाद कर रहे हैं तो मोदी जी खुद कौन है भाजपा में? डरा हुआ माहौल है। आपने डर की बात की है सर, तो क्या डर की तस्वीर आपको बिहार से भी देखने को मिल रही है? 2 दिन पहले पूरे अगर हम देश बात में, करें तो 2 दिन पहले पूरे सर देश में। निशांत जी अगर हम बात करें, तो मंच सजा था बिहार के अंदर ही एनडीए का। नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ दिखे, कई चीजें वहां से सामने निकल कर आई। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, 3 युवा नेता जो कह रहे हैं कि इस बार हम बीजेपी की हवा निकाल देंगे, वो मंच पर दिख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं दोनों ही मंचों को? बिहार की सियासत से ही दिल्ली की सियासत बदल जाती है, तो क्या बदलने के आसार दिख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार दो, और साथ में महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे राज्य हैं देश जी में जिनसे भारत की राजनीति लेफ्ट, राइट या सेंटर चलती है। आपने कहा कि ये 3 नेता, तेजस्वी, राहुल और अखिलेश, ये आपको जी गांधी सर। मैदान पटना में साथ दिखाई दिए, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या हवा निकल जाएगी? मैंने नरेंद्र मोदी जी की बिहार की वो रैली देखी है, वीडियो देखा है मेरे पास, जी जिसमें नीतीश बाबू उनका स्वागत कर रहे हैं, और वहां बैठे दर्शक, उनके वोटर तो जी नहीं कह सकता, दर्शक गण पब्लिक में खड़े होने से भी इनकार कर रहे हैं मोदी जी के लिए, और नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान करते हुए अपने खुद के फॉलोअर्स को खड़ा करवा रहे हैं कि मोदी जी के लिए खड़े हो। ये हवा जी विपक्ष मोदी जी की और भाजपा की निकालेगा या जनता निकालेगी, ये यही समझ लीजिए। जब लोग मोदी के लिए खड़े होने को तैयार नहीं है बिहार में, महिलाओं को अपमान करके वहां के मुख्यमंत्री खड़ा करवा रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वीडियो है, तो फिर इसमें जनता हवा निकाल रही है भाजपा की। हम और आप या कोई नेता क्या निकालेगा? जी सर, देखिए अगर इतिहास की बात हम करें निशांत जी, तो माना ये जाता रहा है कि बिहार के पटना, अगर गांधी मैदान में पब्लिक जमा हो जाए, लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ जाए, तो फिर दिल्ली की सियासत कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि तूफान बिहार से उठा है और कहीं ना कहीं दिल्ली का मौसम खराब कर देगा।
तो क्या अब ये माना जाए कि दिल्ली की जो सियासत है वो करवट लेने वाली है? दिल्ली के अंदर हलचल तेज हो गई है, बीजेपी के अंदर कहीं न कहीं टेंशन बढ़ गई है। देखिए, मैं इसको एक अलग तरीके से अपने बात रखना चाहूँगा। मैं वर्षों से विश्लेषण करता आया हूँ और कई बार सही भी हुआ है, कुछ बार गलत भी हुआ है, विश्लेषण का ख़ासियत यही होता है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात रखूँ इस मुद्दे पे कि दिल्ली में क्या सत्ता पलट होने वाला है, जी, इसको समझने के लिए हमें 2014 और 2019 के चुनावी नतीजों को समझना पड़ेगा। 2014 में जी कांग्रेस सर। और यूपीए की हार हुई थी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से और बहुत अच्छे नंबरों से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाई थी। 2019 में उसका स्कोर बेहतर करते हुए खुद का भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई, जिसमें तो बहुमत खुद जी, पार्टी के पास ही था। अब 2024 की परिस्थिति क्या है? 2024 के अंदर दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही। अब मैं ऐसे एक-एक राज्य करके आपको दिखा दूँ अगर समय आप देती हैं तो। केरल में जी भारतीय सर। जनता पार्टी नहीं है, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तेलंगाना में हुँ, भारतीय जनता पार्टी नाम मात्र की है। गोवा में बहुत जी, कम सीटें हैं लेकिन हाँ, वो 50-50 का खेल चलता है। रही बात महाराष्ट्र की तो जिस प्रकार का विघटन हुआ है एनडीए में और महाविकास अघाड़ी में, उसके बाद इस समय कोई भी पंडित ये नहीं कह सकता राजनीतिक पंडित कि वहाँ पे अंत नतीजा किसी एक के फेवर में आएगा। हमारे हिसाब से तो वहाँ बहुत सारे जी, खेमे बढ़ जाएँगे। अब मैं बजाय गुजरात, राजस्थान जाने के आपको थोड़ा इधर ले आऊँ, उड़ीसा के अंदर बीजेडी और बीजेपी में भले ही सामंजस्य है, लेकिन वो एक राज्य है जहाँ बीजेपी की थोड़ी सीटें आती हैं। मध्य प्रदेश से भी जाने से पहले मैं उन राज्यों में जा रहा हूँ जहाँ पे राजनीतिक दल जो प्रादेशिक राजनीतिक दल हैं, उनका है। तो पश्चिम बंगाल में 2019 जी, में बहुत अच्छी सीटें आ गई थी भाजपा की, इस बार कहीं दिख नहीं रही। नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हो रखी है क्योंकि वहां पे भले ही राज्य सरकारें उनके समर्थित या उनकी खुद की हैं, लेकिन मुद्दे बहुत बड़े हैं। बिहार में इस समय आरजेडी के साथ जो आप इंडिया अलायंस देखते हैं वो काफी आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से टक्कर दे रही है बीजेपी को। उसका कारण आप 2022 के जो अभी हाल में जो जी, विधानसभा चुनाव विधानसभा हुए चुनाव। यूपी में आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को 66 सीटों का नुकसान हुआ विधानसभा में और दूसरी जगह सपा ने अपनी सीटें डबल करी। उसके बाद आप चले जाएं पंजाब तो वहां पे अकाली दल ने अपना हाथ जब से छुड़ाया है, वहां पे सीन बदल गया है, कहीं नहीं है बीजेपी। उत्तर प्रदेश माफ कीजिए, उत्तराखंड के अंदर जरूर कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर है, हिमाचल में बीजेपी का जी, कांग्रेस की कांटे की टक्कर है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या बनेगा हिसाब, लेकिन बीजेपी सिवाय जम्मू कटरा एरिया के कहीं दिखती नहीं है। राजस्थान में जी, बीजेपी और कांग्रेस के विधानसभा चुनावों का अगर नतीजे आप देखें तो अच्छा खासा एक कॉन्टेस्ट है वोट प्रतिशत में, और जी, विधानसभाओं की स्कैटर्ड सीटें मतलब छितराई हुई सीटें, उसी तरह मध्य प्रदेश में छितराई हुई सीटें और दोनों का वोट प्रतिशत अच्छा होना, ये संकेत जी, देता है कि वहां पे कांग्रेस और बीजेपी की लोकसभा में फाइट देखने को मिलेगी। गुजरात में मैं मानता हूं, और गुजरात 30 साल रहा हूं इसलिए भी मानता हूं कि इस समय वो लगभग पूरा बीजेपी के कंट्रोल में है। अब अगर आप इन चीजों को एक नक्शे में भारत के डाल करके देखेंगे तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें भी कहां से मिल रही है, क्योंकि उत्तर जी, प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात 2019 में यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब लगभग टॉप मोस्ट सीटें इन्हें मिली थी। गुजरात में 100% मिली थी, मध्य प्रदेश में एक छोड़ के बाकी 99% सीटें मिली थी भाजपा को, जी, राजस्थान में 100% मिली थी, उत्तर प्रदेश में 80% मिली थी, बिहार में एक छोड़ के 40 में से 39 सीट एनडीए को मिली थी। तो ये जो दावे करते हैं कि अब और संख्या बढ़ाएंगे, वो एक्चुअली रिवर्स होगा और संख्या बहुत बुरी तरह गिरेगी। सिर्फ बिहार पर आ जाती हूँ। बिहार के अंदर एनडीए का मंच भी देखने को मिला हाल ही में और इंडिया की महारैली देखने को मिली। हालाँकि भीड़ की चर्चाएँ अभी भी बरकरार है कि इतनी लाखों में भीड़ इंडिया के साथ खड़ी है। मैं चर्चा इस बात पर करना चाह रही हूँ कि सर जहाँ बीजेपी एक तरफ 195 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख रही है। कई राज्यों के नाम घोषित कर दिए गए हैं उम्मीदवारों के। लेकिन बिहार पर अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। बिहार का एक भी उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही बीजेपी। इसके पीछे की क्या कहानी है? जबकि नीतीश कुमार साथ आ चुके हैं। नहीं, नीतीश कुमार की अब कोई वैल्यू नहीं रही है। देखिए, हर चीज़ की हम लोग जब कोई खाद्य पदार्थ की चीज़ खरीदने जाते हैं, पैकेट पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है।
कि भैया जी, इतने दिन में खा लो, नहीं तो फिर ये बेकार हो जाएगा। जी, नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छी, मैं हमेशा तारीफ करता हूं ऐसे लोगों की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को कहीं ना कहीं बना के रखते हैं, क्योंकि जी, अंततः वो राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। इतने वर्षों से उन्होंने अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री पद पे काबिज रखा, ये एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन की निशानी होती है, मैं इस बात में मानता हूं, बिल्कुल। क्योंकि फाइनली इट जी, इज अबाउट पॉलिटिक्स। लेकिन जब आप बिहार में इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रही है नफीसा जी, तो इस समय मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि बिहार में कोई एक नेता क्या है भाजपा में जो अपने आप को दिखा सके कि मैं इलेक्शन लड़वा भी सकता हूं। उदाहरण के तौर जी, पे सुशील कुमार मोदी स्टोरी से गाया, ये सम्राट चौधरी जी और बाकी लोग जो अभी हाल के जी, नए नाम आए हैं, ये कोई भाजपा पे इनका कंट्रोल है नहीं बिहार में। हुँ, गिरिराज सिंह अब बेगूसराय अपनी बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका भी एंटी इनकम्बेंसी में नाम आ चुका है। तो जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार में नेता हैं कहां? नाम सुने होंगे, काम नहीं सुने किसी के। रही हुँ, बात नीतीश कुमार के साथ आ जाने से, तो हमेशा नीतीश कुमार के साथ आने से भाजपा को फायदा नहीं होता। इनफैक्ट भाजपा को नीतीश कुमार साथ लेती है जब, तो नीतीश कुमार को फायदा होता है और उनका गठबंधन इस प्रकार होता है कि नीतीश बाबू हमें सपोर्ट करेंगे। तो आपने हुँ, देखा होगा कि राज्यसभा में भी जो उप सभापति हैं जेडीयू के, उन्होंने सारा हंगामा जब आरजेडी के साथ ये रहे, इतने 1.5 साल जो भी साल रहे, तो जी, भी उन्होंने वहां से त्यागपत्र नहीं दिया था, क्योंकि इन्हें ये पता है कि भाजपा को फायदा नहीं, जेडीयू को फायदा होता है इस चीज में। लेकिन अब 2024 में ये गणित नहीं दिखती, इसलिए आपके सवाल का जवाब कि ये भाजपा अपना सूची क्यों नहीं जारी कर पा रही है बिहार में, उनके पास नेता ही नहीं है, किसे खड़ा करेंगे। बातें बहुत करना आसान है, लेकिन नेतागिरी करना और जमीन पे तेजस्वी जैसे लोगों के सामने आना या लालू जैसे लोगों के सामने अब आना धोखा हुँ, करने के बाद, अब वो इतना आसान थोड़ी। हुँ। सर मैं आखिरी सवाल लेती हूँ आपसे। एक तरफ इंडिया अलायंस तो सर मजबूत दिख रहा है। मैं ऐसा ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिहार के अंदर जो महारैली देखने को मिली उससे कहीं न कहीं बीजेपी के लिए टेंशन तो बढ़ गई होंगी, ज़ाहिर बात है। लेकिन पीएम मोदी अपने मंत्रियों को, अपनी पार्टी को जीत का मंत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जून से मेरा तीसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो ये जो कॉन्फिडेंट है बीजेपी के अंदर, ये कैसे आ रहा है? 400 प्लस का दावा वो कर रहे हैं एक तरफ कि हम 400 प्लस सीटों के साथ वापसी करने जा रहे हैं। तो कैसे रुक पाएगा बीजेपी का विजय रथ? क्या जो विपक्ष है वो इसमें कामयाब हो पाएगा? देखिए, संख्या कितनी आएगी ये तो पश्चिम बंगाल के जी, चुनाव में भी सुना था हम लोगों ने। अमित शाह गाना गाते गए, हम इतनी सीटें लाएंगे, कुछ नहीं आएंगी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और जी, बहुत ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं। हुँ, उनकी पार्टी भी बहुत ईगोइस्टिक है। तो ये सवाल करना कि वो कॉन्फिडेंस उनमें कहाँ से आ रहा है, ये बात नहीं है नंबरों के लिए। हुँ, अपेक्षा क्या करें कि क्या वो ये कहेंगे कि हम नहीं जीतेंगे? नहीं, उन्होंने जी, अपना थप्पड़ मार के गाल लाल तो रखना ही है। तो वो तो ये कहेंगे ही कि हम जीतने वाले हैं और हमारी इतनी संख्या आने वाली है। ये तो हर कोई राजनीतिक व्यक्ति जी, बोलेगा। लेकिन इसके पीछे कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, इसके पीछे मजबूरी वाली बात है। कि आज कोई भी जी, है, आप विपक्ष की बात कर लें। वैसे कई लोग गलत समझते हैं कि मैं फला पार्टी से जुड़ा हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं। लेकिन आज राहुल गांधी अगर 17 सीटों पे लड़ने वाली है कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश से, तो जी, बिना सपा के तो उनको वहां पे एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, ये हम सब जानते हैं। गठबंधन का जी, समय है। तो वो भी कह रहे हैं कि हम 17 में से 17 जीतेंगे, जो मैं खुद मान रहा हूं कि 17 में से 17 नहीं हुँ, जीतेंगे। तो इसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी अपना गाल तमाचा मार करके लाल रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, जबकि गिनती में तो 150 नहीं मिल रही उनको। और जी, इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम तीसरी बार बनेंगे। ये तो स्वाभाविक है, कहीं वो गलती से ये कह दें जो असलियत है कि भैया वो नहीं बन पाएंगे, तो खेला यही खत्म हो जाएगा। इसलिए जी, ये तो कोई बेंचमार्क नहीं है, ये तो जी। दोबारा। निशांत जी, मैं छोटी-सी टिप्पणी इस पर लेना चाह रही हूँ, बहुत ज़रूरी सवाल हो जाता है क्योंकि बीजेपी के जहाँ भी मंच देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो चुनावी मंच हो या फिर कोई श्रीलांस करने का मंच हो, सौगात देने का मंच हो, तो पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता एक वार ज़रूर करते हैं विपक्ष पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार। ये जो टैग लग चुके हैं विपक्ष पर, ये कैसे हटा पाएँगे 2024 चुनावों से पहले? भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये टैग जो हैं ये गलत नहीं है, ये सारी पार्टियों के लिए हैं।
कोई जी, ऐसी पार्टी नहीं है, कुछ लोगों को ये मेरी बात सुन के अच्छा नहीं लगेगा, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्ट लोग ना हो। कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें जी, क्रिमिनल या क्रिमिनल ऑफेंस फेस करते हुए, केसेस फेस करते हुए लोग ना हो। कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसके अंदर अनवांटेड लोग ना हो। जी, सवाल ये उठता है, परिवारवाद के बारे में वो जो मोदी जी कहानी सुनाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। राजनाथ सिंह का हुँ, बेटा कौन है या बेटे कौन है, अब तो दोनों को कुछ ना कुछ जी, दिया गया है, ये बताने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बंसुरी को टिकट दे दिया है। अब मैं जी, क्या लिस्ट गिनाऊं, गोपीनाथ मुंडे जी स्वर्गीय की बेटी पंकजा मुंडे। अगर मैं लिस्ट जी, लेके अमित शाह का बेटा जिसने जिंदगी में बल्ला नहीं जी, पकड़ा, वो देश का क्रिकेट खिला रहा है। आई मीन परिवारवाद के ऊपर अभी हाल में मोदी जी ने भी एक बात कही थी संसद में। उन्होंने कहा हम परिवारवाद के खिलाफ नहीं है। उनका कहना यह हुँ, है कि कोई मेहनत से अगर अपने राजनीति में आगे बढ़े तो ठीक है, लेकिन पार्टी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अब ये सारी बातें, ये लूपहोल्स खत्म हो, जबकि इनकी पार्टी में अब अनुराग ठाकुर हुँ, मंत्री हैं मोदी जी के, पिता उनके हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, सारे तो परिवारवादी इनकियां भरे हैं। फिर ये नया नया नाटक हुँ, ढूंढते हैं। सो ऑल इन ऑल, परिवारवाद इस देश में मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार जी, इस देश का मुद्दा नहीं है, ये खाली चुनावी वोट खींचने के लिए गुमराह करने का मुद्दा है। क्योंकि जी, भ्रष्टाचार जो है वो एक ह्यूमन फीचर होता है, लालच की वजह से पैदा होता है। एक इंसान ओके, मुझे ये वीडियो देखने वाला बता दे जिसको लालच नहीं है। हर व्यक्ति जी, में लालच है। तो भ्रष्टाचार हमारे देश नहीं पूरी दुनिया का भाग है। इसके खिलाफ बातें करना, उसको कम करना अच्छी बात होती है, लेकिन ये कहना कि हम उसको उखाड़ फेंकेंगे, ये सब बेवकूफी की जी। बातें हैं। और परिवारवाद तो सभी जगह परिवारवाद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए निशांत वर्मा जी। लेकिन वहाँ गठबंधन तैयार है बीजेपी का रथ रोकने के लिए, बीजेपी की जो हवा है उसको धूमिल करने के लिए कहीं न कहीं गठबंधन हुँकार भरा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या पटना में उमड़ी भीड़ के ज़रिए बीजेपी को दिल्ली से सत्ता से बाहर निकाल फेंकेगा विपक्ष? तमाम सवाल हैं, लेकिन सवालों पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।